बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच का सफ़र, मैं हूं सज्जाद तरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं बैतुल माल के एमडी ओन अब्बास बप्पी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने टाइम दिया। बप्पी साहब, आप ये बताएं कि जब से आप एमडी बैतुल माल बने हैं, आपने उस वक्त से लेके इस इदारे के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या क्या इक़दाम किए? बहुत शुक्रिया तरीन साहब आने का। तो सब जैसे कि आपने देखा होगा कि जब से हमारी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट 2018 से आई है, प्राइम मिनिस्टर का फोकस ना सिर्फ मईशत पे, एहतसाब पे और बाकी नेशनल इश्यूज़ पे रहा है, वहीं उनका फोकस उससे ज़्यादा एहसास प्रोग्राम और इससे रिलेटेड इश्यूज़ पे रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जहाँ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी मैटर कर रही थी, इंटरनेशनल इकनॉमिक्स मैटर कर रहा था, वहाँ पर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के विजन के एन मुताबिक हमारे जो एहसास का जो प्रोग्राम था, जिसमें पाकिस्तान बैतुल माल, जिसमें बेस्प और बहुत सारे इदारे आते हैं, उसके ऊपर एक बड़ी कीन इंपॉर्टेंस थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किए। इनमें मैं अगर शुरू करूं पाकिस्तान बैतुल माल के तहत, तो सबसे पहला जो हमारा प्रोजेक्ट था वो यतीम खाने थे। पाकिस्तान बैतुल माल के चलने वाले जो नीचे इदारे थे वो तकरीबन उस वक्त 30 के करीब थे जब हम गवर्नमेंट में आए थे। आपको ये जान के खुशी होगी कि हमने पिछले 2 साल में 25 के करीब नए यतीम खाने अक्रॉस द बोर्ड, जिसमें जनूबी पंजाब में, जिसमें इंटीरियर सिंध में, गिलगित बल्तिस्तान में और बलूचिस्तान के इलाकों में यतीम खाने खोले। उन यतीम खाने खोलने को इजाफा करना हमारे मकासद में शामिल था। प्राइम मिनिस्टर मुझे याद है पहली मीटिंग में मुझे कहा था, यतीम खाने तो कोई भी खोल सकता है, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाओ कि पाकिस्तान में चलने वाले जितने यतीम खाने उनमें कुछ ऐसे SOPs हों ताकि वो फॉलो करें, और जो जितने यतीम हैं, क्योंकि उनकी निस्बत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, दुनिया के जो सबसे अजीम इंसान थे वो खुद यतीम थे, तो इनके साथ कोई ज्यादती ना हो। तो पाकिस्तान बैतुल माल ने एक SOP स्टैंडर्ड्स इशू किए कि जितने पाकिस्तान में ये यतीम खाने हैं उनमें बच्चों को जिस किस्म का खाना दिया जाता है उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उनकी तालीम कैसी होनी चाहिए, उनकी जो नशोनुमा है ज़हन, उस पर हमने पॉलिसी बनाई और एक एक्सटेंसिव किस्म का प्रोग्राम लॉन्च किया। दूसरा हमारा प्रोग्राम था मेडिकल के फैसिलिटीज़। आपको पता है कि शुरू में आते साथ हमारे पास सेहत सहूलत कार्ड नहीं था, फिर हमने KP गवर्नमेंट, क्योंकि इनिशियली हमारी गवर्नमेंट KP में थी, तो वो स्टार्ट किया। तो इस 2 साल में पाकिस्तान बैतुल माल का जो मेन की इंपॉर्टेंस था वो मेडिकल में था कि अगर कोई गरीब मरीज़ है जिसको कैंसर हो गया है, दिल के मर्ज़ पर मुब्तला हो गया है, वो थैलेसीमिया का चाइल्ड है, वो डायलिसिस करवाता है, या भी किसी भी किस्म की और क्रॉनिक डिजीज़ हो गई है, तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तो पाकिस्तान बैतुल माल ने, आपको यकीन से खुशी होगी कि पहले साल की तो मैं फिगर नहीं, मैं इसी आखिरी साल की फिगर दे देता हूँ, 2019-20 में हमने तकरीबन 21,000 पेशेंट्स को 3.1 अरब की मेडिकल की फैसिलिटी दी, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 12,500 में 2 अरब लोग सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स थे, जिनकी कंप्लीट कीमोथेरेपी कराई गई, रेडिएशन करवाया गया, और जहाँ पे उनकी सर्जरी की रिक्वायरमेंट थी वो भी साथ की गई। तीसरा काम हमने जो मेजॉरिटी शुरू किया वो थे हमारे एजुकेशन के प्रोग्राम। तालीम के हवाले से आपको पता है हमारा फोकस बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तान बैतुल माल ने पिछले 3 सालों में तकरीबन 20,000 तुलबा को एजुकेशन का स्कॉलरशिप दिया। इसका प्रॉब्लम बड़ा इजी था कि जिस बच्चे के पास अपनी तालीमी इसनाद थी और वो फ़ीस भरने के काबिल नहीं था, वो डायरेक्टली हमें अप्लाई करता था। हम उसके बाद उसकी फ़ीस डायरेक्टली उसकी यूनिवर्सिटी को भेज देते और 1 लाख का स्कॉलरशिप जो है वो 1 साल में उस बच्चे की वहाँ जमा हो जाता था। इसके बाद माजूर अफराद के लिए हमने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम लॉन्च किया। प्राइम क्यों आपको पता है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब और मैडम समीना अलवी साहिबा क्योंकि डिसेबिलिटी में बहुत ज़्यादा उनको कीन थे इसमें, तो हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पाकिस्तान बैतुल माल ने हॉस्पिटलाइज व्हील चेयर से हटके, जो कि एक नॉर्मल व्हील चेयर हर जगह पे आपको नज़र आती है, अगर कोई माजूर है तो जाके एक व्हील चेयर दे देते हैं, हम उस चैप्टर से निकल के कस्टमाइज व्हील चेयर का कॉन्सेप्ट लेके आए। कस्टमाइज व्हील चेयर क्या है कि अगर मेरा कद 4 फुट है या मेरा कद 6 फुट है, तो मेरे कद, वज़न, विड्थ और मेरी जो जितनी भी क्रेडेंशियल्स हैं उसके हिसाब से व्हील चेयर बढ़ाई जाए, ताकि जो डिसेबिलिटी है कस्टमाइज व्हील चेयर होने की वजह से वो बढ़ती नहीं है। अदरवाइज आप एक बड़ी सी व्हीलचेयर में छोटा बच्चा बिठा दें जिसने सारी उम्र उस व्हीलचेयर में बैठना हो, तो ऑटोमेटिकली उसमें हंच आ जाता है, कुबड़ापन आ जाता है, उसकी डिसेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये इस प्रोग्राम को लॉन्च करके जो सबसे मेजर आता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं थी। आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे फिल करें, आपका ऑर्डर हमारे पास आएगा, हम वेंडर को ऑर्डर प्लेस करेंगे, जैसे ही वो वेंडर के पास जाएगा वो आपकी व्हीलचेयर बना के आपके घर पर डिलीवर करेगा। आप एक कागज़ पर सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी साइन करेंगे कि ये जो व्हीलचेयर आई है, जो मैंने ऑर्डर प्लेस की, मेरी क्वालिटी के मुताबिक है, वो वेंडर हमें यहाँ पे सर्टिफिकेट क्वालिटी जमा कराता है और हम उसको पेमेंट दे देते हैं। और इस तरह के लातादाद प्रोग्राम है। और आखिरी जो प्रोग्राम, जो बेहतरीन प्रोग्राम आई एम श्योर आपने देखा वो पनाहगाह का था।
मुझे याद है कि अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बनी गाला बुलाया था, सितंबर में बनी गाला बुलाया तो उन्होंने कहा जी पनाहगाह हमने बहुत सारी बनाई हैं, तो वो कुछ ऐसा सिस्टम बैतुल माल डेवलप करे कि ये जो पनाहगाह हैं इसमें जो आने वाला शख्स है उसकी इज़्ज़त नफ्स महसूस हो वो होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड्स हो, एक 1 स्टार बेड एंड ब्रेकफास्ट का उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो उस प्रोजेक्ट को हमने टेकअप किया था। उस प्रोजेक्ट में इतना मज़ा आया कि हमने पहले 5 इस्लामाबाद में कायम की। इन पनाहगाहों की जो बेसिक फैसिलिटी वो ये है कि जो शख्स जिसके पास छत नहीं है रहने के लिए वो इन पनाहगाहों में आता है, तो 100 लोगों की हर पनाहगाह में रिहाइश है। उसके बेड की जो नीचे मैट्रेस होता है उसकी चौड़ाई कितनी है, उसका कलर स्कीम कौन सा होगा, उसको साथ एक मसवाक दी जाती है, एक छोटी सी साबुन की छोटी टिकिया दी जाती है ताकि रात को जो शख्स स्टे करे उसके पास सुबह नहाने के लिए एक साबुन और एक साथ मसवाक होती है। सुबह उसको नाश्ता करवाया जाता है जो कि बड़ा सादा सा नाश्ता है, नान चने और चाय के साथ नाश्ता दिया जाता है और 9 बजे वो पनाहगाह बंद कर दी जाती है। फिर शाम को 4 बजे खुलती है और लोग खाना खाने के लिए आते हैं। डेली 400 लोगों को खाना सर्व किया जाता है जो कि पूरे 7 दिन का मेन्यू प्रिस्क्राइब्ड है और पूरे हर पनाहगाह में एक किस्म का मेन्यू होता है, वो खाना दिया जाता है और रात को फिर जो लोग स्टे करने आते हैं वो अपना ID कार्ड दे के वहाँ पर स्टे करते हैं और चले जाते हैं। और बस बप्पी साहब, आम ख्याल ये है कि सरकारी इदारों पर लोगों का एतमाद नहीं रहा। आप बतौर चेयरमैन बैतुल माल क्या कुछ है आपके पास कहने के लिए कि लोग आपके इदारे पर एतमाद करते हैं? मैं 2 चीज़ें इसमें बता दूं। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर से पहली दफ़ा मुलाकात की तो मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे आप इस तरह करें कोई फ़ंड दें को 500 मिलियन का, ताकि अगर ये पनाहगाहें आप कह रहे हैं 40 या 50 पूरे पाकिस्तान में, कराची बनानी है, बलूचिस्तान में बनानी है, सिंध KP में, तो इतना पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम एक ऐसा सेटअप बना दो कि लोग उसको देखें और उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, लोग खुद ब खुद पाकिस्तान में देना शुरू कर देंगे। मैं थोड़ा सा ना परेशान हो गया। मैं प्राइम मिनिस्टर शायद समझ जाएँ कि अब शौकत खानम जैसा अस्पताल बनाना, मतलब पनाहगाह के उस कॉन्सेप्ट पे लेके चलना मेरे लिए शायद पॉसिबल ना हो। लेकिन जब मैंने इस्लामाबाद में वो 4-5 पनाहगाहें मुकम्मल कर ली, मैं आपको यकीन दिलाऊं पनाहगाह बाद में खुलती है पाकिस्तान में और जो डोनर है जो कहता है मैंने खाना देना है वो पहले आ जाता है। मैं कराची अभी पिछले हफ्ते गया था और 5 पनाहगाहें हमने वहाँ पर ऑपरेट की। यकीन जानिए हमें औरंगी की जो पनाहगाह है जो कि डिफेंस से बिल्कुल करीब है, मुझे 3 सिफारिशें आ गई कि सर ये काइंडली मुझे दे दे, ये मुझे दे दे। मुझे फैसला करना मुश्किल हो गया कि किस डोनर को खाने के अरेंजमेंट के लिए पनाहगाह दी जाए। क्योंकि देखिए आप जब एक दफ़ा सिस्टम डेवलप कर देते हैं और लोगों को आप पे एतमाद आ जाए, आपकी क्रेडिबिलिटी आ जाए, लोग खुद ब खुद डोनेट करना शुरू है। आपने वो जो मैंने पिछले दिनों एक बार आपने क्लिप भी देखा हो कि एक दिन मैं इसी दफ्तर में बैठा था तो मुझे किसी ने कहा कि बाहर कोई फैमिली आपसे मिलने आई है, अननोन फैमिली, कोई अपॉइंटमेंट कुछ नहीं। तो जब मैंने कुछ इंतज़ार कराने के बाद जब उनकी बारी आई तो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा जी कि हम ना अपनी ज़कात डोनेट करना चाहते हैं। अब आप ज़कात का लफ्ज़ सुन के मैं वैसे ही परेशान हो गया क्योंकि ये पाकिस्तान ऐसी कौम है कि हम, मतलब मैं अपने आप को जानता हूँ कि पहली रमज़ान से पहले अगर कोई पैसे किसी सेविंग अकाउंट में पड़े हों जिस पर प्रॉफिट आ रहा हो और सर्टिफिकेट साथ जमा ना हो तो हम 1000 रुपये भी निकलवा लेते हैं कि 50 रुपये चला ना जाओ और एक बड़ी ज़बरदस्त प्ली लेके आते हैं कि मैं ये खुद खर्च कर लूँगा, मुझे पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर एतमाद नहीं है, हम तो वो कौम है। तो उन्होंने कहा जी ज़कात देनी, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। तो उन्होंने कहा पिछले साल हमने ये ज़कात एक लाहौर में एक बहुत मशहूर इदारा है उसको दी थी, इस साल मैंने अपने बच्ची से पूछा कि ये ज़कात किसको देनी चाहिए, तो उसने कहा जी अब इस गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, वही शख्स जो पहले शौकत खानम चलाता था। तो जितनी शौकत खानम की क्रेडिबिलिटी है अब वही क्रेडिबिलिटी अब इस्लामाबाद में इस गवर्नमेंट की भी है। आप अपनी ज़कात जाके इस वक्त पाकिस्तान बैतुल माल को दें। तो मैंने समझा शायद कुछ छोटी सी अमाउंट होगी। यकीन जानिए उन्होंने चेक मेरे सामने रखा तो मैंने गौर से पढ़ा नहीं क्योंकि कौमें जो थे ना वो थोड़े दूर से और वैसे इस उम्र में शायद नज़र भी कम आता होगा, तो कौमें तौर पर मैं समझा शायद वो ना 11 लाख रुपए की अमाउंट। लेकिन जब मैंने गौर से पढ़ा तो 110 मिलियन 11 करोड़। तो मैंने उससे पूछा कि 11 करोड़ 65,000 कुछ पैसे भी साथ लिखे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप, उन्होंने कहा जी मुझे जो फेथ है और जो ट्रस्ट है ना वो इमरान खान से आता है और तुम क्योंकि और ये बैतुल माल इदारा उसके नीचे काम कर रहा है तो वही क्रेडिबिलिटी मैं समझता हूँ कि इस हर एक पैसा जो मैं अपनी ज़कात का आपको दे के जा रहा हूँ मुझे इस पर पूरा यकीन है कि वो पाकिस्तान की आवाम पे जाएगा और यकीन ना इससे पहले था ना इसके बाद कभी होगा। ये सारा क्रेडिट मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तो जाता है। अच्छा बप्पी साहब, जो बातें आप बता रहे हैं, जागीरदाराना पस मंज़र रखने वाले शख्स के लिए रफ़ाई काम करना, अवामी काम करना ज़रा मुश्किल नहीं होता? अच्छा सर, मुल्तान से आने वाला हर शख्स आपको जागीरदार रहता था, वहाँ पे एक आम इंसान भी बसते हैं जो कि किसी कर्ब का शिकार रहते होंगे। लेकिन मुझे शुरू से ही शौक़ था। हम जिस सोसाइटी में पलते हैं सर ये बड़ी डिफरेंट सोसाइटी, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करने के उस हमें इस मट्टी में पैदा किया है जहाँ पे अगर कोई जागीरदार है या कोई गरीब है उसका दिल बहुत बड़ा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2010 में डेरा गाजी खान डिवीज़न में फ्लड्स आए थे बड़े शदीद किस्म के। तो मैं उस वक्त एक ज़िला राजनपुर
है DG खान डिवीजन का, उसकी एक तहसील है जामपुर, उसमें काम कर रहा था। और उन दिनों में इमरान खान फाउंडेशन भी वहाँ काम कर रही थी और मैं ज़ाती हैसियत में काम कर रहा था। तो मैं कोटला मोगला एक तहसील है उसकी, वहाँ पे काम कर रहा था। उस जगह को पहुँचने के लिए जो एक्सेस एरिया था कि मुल्तान से मैं अपनी गाड़ी पे गया, आगे जाके हमें ट्रक करना पड़ा जो कि पानी में से गुजर गया, फिर हमें वहाँ से मोटर बोट्स की और फिर आगे ट्रैक्टर ट्रॉली लेके मैं कोटला मोगला पहुँचा। अब वो रमज़ान के दिनों में हम वहाँ पे काम कर रहे थे, रोज़े आ गए थे। तो शाम को मैंने अपने वो जो मेरे साथ स्टाफ था उनसे पूछा, यार आज रोज़ा किधर खोलेंगे? उसने कहा सर कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो उसने ना चाय बिस्किट का इधर से पूछना शुरू कर दिया। अब जितने लोगों के लिए हमने मेडिकल कैंप लगाया था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इनका बैकग्राउंड क्या है। यकीन करें थोड़ी देर बाद अफ्तारी से कोई 15 मिनट पहले ना 2 बड़े बड़े ट्रे आ गए जिसमें कोई मच्छी और चिकन और पता नहीं क्या क्या था। तो मैंने उससे पूछा, भाई यहाँ तो कोई बड़ा जिम्मेदार भी नहीं है और ये सारे गरीब लोग हैं, ये इतना आला किस्म का खाना कहाँ से? गैस करें वो किसने भेजा? छोटू गैंग के कोई बंदे थे वहाँ पे, ये जिनको पिछले दिनों पुलिस ने पकड़ लिया था। उन्होंने पैगाम भिजवाया कि इस चीज़ से हट करके हमारा क्या तजर्बा है, हम क्या करते हैं, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं और यहाँ पे हमारे बच्चों को जो कि उनके डायसेंट्री का इशू था, वहाँ पे ज़्यादा डायरिया हो चुका था, हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल का वहाँ पे कैंप लगे, आप हमारे बच्चों के लिए आए हैं, तो ये मेहमान नमाजी हमारी तरफ से। ऐसी कौम में जब आप निकले हो तो यकीन करें फिर आपको काम करने का मज़ा ही और आता है। मैं एक और भी आपको मज़ेदार किस्सा, मैं ज़ियारत में काम कर रहा था 2008 में जब वहाँ पे ज़लज़ला आया था। तो उसकी एक तरह ज़िला है ज़ियारत के साथ हरनाई, उसकी एक पहाड़ी पे गया तो वहाँ पे 12-14 घर इकट्ठे गिर गए और 8-10 अमवात हो गए। तो मैं गया, जैसे रूटीन में जाके फ़ाते पढ़ी, एक घर दूसरे घर, तो फिर जहाँ पे वो सारे इकट्ठे हो गए तो मैं फ़ाते पढ़ने के बाद मैं कहा जी मैं आपके लिए कुछ खाने का सामान लाया हूँ। सर्दी का मौसम था, नवंबर 2008 की बात कर रहा हूँ। तो मैं कुछ रज़ाइयाँ लेके आया तो आपके लिए तो मेहरबानी करें, आप कबूल कर लें। जिस शख्स के घर बैठा था उसने कहा यार मेरे पास, मुझे कहते हैं बपी साहब मेरे पास बहुत है, कुछ आप ये जो साथ वाला है ना इसके घर दे दे, वो थोड़ा सा शायद गरीब हो। मैं उसके घर चला गया, मैं कि यार ये बिस्किट्स हैं, कोई राशन है, कुछ रज़ाइयाँ आप ले लें। उन्होंने कहा नहीं मैं तो बहुत ज़बरदस्त हूँ, वो जो मौलवी है इमाम मस्जिद, वो हमें से सबसे गरीब, उसके पास है। जब मैं इमाम मस्जिद के बाद है, उसने कहा हम पे अल्लाह का शायद जो नाज़िल इज़ाब आया वो शायद किसी न किसी वजह से आया, हम सब के पास अल्लाह का बहुत कुछ है, बल्कि ये 8-10 पेटियाँ सेब की पड़ी हैं, ये आप हमारी तरफ से ले लो और ये जाके ज़ियारत में फ़लानी जगह पे गाँव है, वो गरीब लोग हैं उनको दे दो। ऐसी जहाँ गैरतमंद किस्म की कौम हो, जहाँ इतने अना रखने वाले लोग हों कि वो अपनी जहाँ पे तकलीफ़ में बैठे दूसरे की तकलीफ़ का एहसास करते हों और उनका कुछ भी फेल हो ज़िंदगी में, चाहे वो डाका मारे कुछ भी कर रहा हो, लेकिन जब सखावत का मौका है, जहाँ देने का टाइम आए, वहाँ कौम दिल खुला कर दे। वहाँ इस पोस्ट से बेहतर और इस मुल्क से ज़्यादा बेहतर वज़ीर आज़म कहाँ पे हो सकता है? नाज़रीन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो ऑन अब्बास बप्पी साहब से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, MD बैतुल माल से हमारी गुफ्तगू हो रही है। ऑन अब्बास बप्पी साहब आप ये बताएं, एक आम आदमी जो माली मुश्किलात का शिकार है वो आप तक कैसे अप्रोच कर सकता है और उसकी आप किस तरह माली मदद करते हैं? इमदाद के हमारे पास तकरीबन 4 तरीके हैं, 4 किस्म की इमदाद। एक होती है मेडिकल की इमदाद जो कि आपकी इमदाद के लिए इलाज के लिए दी जाती है। दूसरा है आपका एजुकेशन का स्कॉलरशिप। तीसरा है अगर आप माजूर हैं और आपको माली इमदाद चाहिए वो। और चौथा है ऑफ कोर्स आपको कि अगर आपको किसी किस्म का घर में प्रॉब्लम, आपकी छत गिर गई है, आपके घर में कोई बच्ची है जिसकी शादी का इशू आ गया, जिसको जहेज़ फ़ंड पुराने ज़माने में कहा जाता था, उसमें आपको इमदाद चाहिए, तो ये चौथा है। इन चारों के एप्लीकेशन फॉर्म बैतुल माल की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। पाकिस्तान बैतुल माल वाहिद वो इदारा है जिसके पाकिस्तान की 170 अजला में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स मौजूद हैं और हर ज़िले में हमारा एक असिस्टेंट डायरेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मौजूद होता है। वहाँ हमारे एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद होते हैं। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए और हमारी साइट पे उसके ऊपर जहाँ पे हमारी जो ऑफिसर है उसको जमा करवा दीजिए। बाकी प्रोसेस हमारा होता है। मैं ऐसे बिला वजह ना बुलंद बांग किस्म के दावे करने के हक़ में नहीं होता। हमारा जो मेडिकल के ये सारे जो प्रोसेस है बहुत लंबे डिले ज़रूर आते हैं, ये इतना आसान नहीं होता किसी भी किस्म में। आप मेडिकल का केस अगर अप्लाई करें तो नॉर्मली इट टुक 30 डेज़, 30 दिन लग जाते थे मेडिकल केस को आने। देखिए फॉर एग्जांपल आपने रहीम यार खान में मेडिकल केस अप्लाई किया, वो रहीम यार खान से होता हुआ पहले मुल्तान जाएगा, मुल्तान से इस्लामाबाद आएगा, इस्लामाबाद से हमारी तरफ से केस अप्रूव होने के बाद फ़ंड्स AGPR को जाएंगे, AGPR से फ़ंड्स मुल्तान ट्रांसफ़र होते हैं, मुल्तान से फिर रहीम यार खान हॉस्पिटल जाएंगे और फिर आपको इंटीमेशन। बड़ा लंबा प्रोसेस था। हमने कम से कम ये प्रोसेस स्टार्ट किया कि हमारी एप्लीकेशन फॉर्म्स अब वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और जो मेडिकल का प्रोसेस है अब वो भी सारा का सारा सॉफ्ट हो गया है। किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन जो है अब वो बाय कोरियर
नहीं जाती। इवन के सो मच हो कि मेरे जो सिग्नेचर है किसी भी अप्रूवल के ऊपर, जो कि 3 या 3 लाख से ज़्यादा का इलाज होता है या 1 लाख का स्कॉलरशिप, तो वैसे ही डायरेक्टर्स की पावर मैंने दे दी है, वो भी मेरे मोबाइल पे आ गया। अब मैं अप्रूवल्स उस पर कर देता हूँ। दूसरा तरीका एजुकेशन का स्कॉलरशिप, आप अपने फॉर्म जमा करवाने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी को जमा करवाएं कि आपको बैतुल माल से स्कॉलरशिप चाहिए, या हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर को जमा करवा दें। तीसरी माली मामलत का फॉर्म भी है। सो बैतुल माल की वेबसाइट्स पे और हमारे डिस्ट्रिक्ट के दफातर में हमारे फॉर्म्स मौजूद हैं, फॉर्म फिल करिए और इंशाल्लाह एक आप डिजर्विंग, पुअर एंड डिजर्विंग कैटेगरी से हो, नंबर 1 नंबर 2 ज़िले का बजट अवेलेबल हो, और तीसरा एक इंशाल्लाह हमारी कोई ऑडिट का पैरा उसके ऊपर ना हो। हम कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द आपकी एप्लीकेशन का फैसला करके उनको उनकी इमदाद उनके घर पहुँचा दी जाए। आपके पास सालाना कितना बजट है बैतुल माल का? हमारी गवर्नमेंट आने से पहले तकरीबन 4.5 अरब का था। प्राइम मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमें 6 अरब रुपया दिया हुआ है, इस साल में 6.1 अरब है। लेकिन इसके अलावा हमें लोगों से डोनेशंस भी बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान बैतुल माल अब वो इदारा बन चुका है जिसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है डोनेशंस भी मिल जाती हैं। कई ऐसे इदारे हैं जिनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती यतीम खाने चलाने के लिए, पनाहगाहें बनाने के लिए। अभी मैंने गवर्नमेंट ऑफ KPK के साथ और गवर्नमेंट पंजाब के साथ MOU साइन किया, जिसमें उन्होंने हमें फंड्स दिए, डोनेशन दी, जिसमें हम इनके इस्लाह में जाके 8 पनाहगाहें बनाएंगे और उनको 2 साल के लिए चला के देंगे। तो डोनेशन के अलावा हमारा जो रेगुलर फंड है वो तकरीबन 6.1 अरब का होता है। बट अनफॉर्चुनेटली होता है कि इन ऑर्गेनाइजेशन में इतनी की ज़्यादा मतलब पॉलिटिकल हायरिंग्स हुई, इतने हैवी किस्म की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है कि इवन बैतुल माल भी 30 से 35% हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है जो कि पीछे से हम लेके आ रहे हैं। उसको कटेल करने में और बाकी फंड्स बचा के आगे ले जाने में जो पैसा खर्च हो रहा था वो तकरीबन 4-4.5 अरब हो जाता है, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस से आते हैं। लेकिन कोशिश करें कि ऑस्टेरिटी मेयर्स इनको छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आवाम तक पहुँचाया जा सके। बप्पी साहब ये बताएं, ये जो पनाह गाँव बनाने का क्राइटेरिया है ये आप कैसे इसको करते हैं? ये क्या क्राइटेरिया है? इस पर कैसे कहा जाता है कि यहाँ बनाई जाए पनाह गाह या वहाँ बनाई जाए? इनिशियली तो हमारा प्रोजेक्ट था कि इस्लामाबाद के अंदर मॉडल पनाहगाह बनाए, तो हमने 5 इस्लामाबाद में पनाहगाह बनाई थी। एक चक शहजाद तरलाई में, एक भाराकू में। अगर 5 कॉर्नर्स अगर आप इस्लामाबाद ऑफिस रहते हैं तो चक शहजाद, भाराकू हो गया, इस साइड पे तरनौल हो गई, एक सब्जी मंडी हो गई और एक G9 सेंटर ऑफ द टाउन में पेशावर मोड़ के ऊपर बना दी। जब ये 5 मुकम्मल हुए तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि इसका दायरा कार एक्सपैंड करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले हमने सोचा कि बलूचिस्तान में जाते हैं। अब बलूचिस्तान ऑब्वियसली उसके तकरीबन को 20 से 25 अजला थे, अब सारे अजला में इनिशियली जाना मुश्किल था, तो हमने कॉर्नर्स आइडेंटिफाई किए। चमन बॉर्डर ऑन दी नॉर्दर्न टिप इसके ऊपर आ गया, और उसके बाद फिर हम कोयटा आ गए। कोयटा से नीचे में इंडस्ट्रियल जोन आइडेंटिफाई, क्योंकि ज़्यादातर दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए होता है जो लेबर बाहर से काम करने के लिए आती, कि उनके पास छत नहीं होती या खाना खाने को पैसे नहीं होते। तो उसका कॉन्सेप्ट है कि अगर सदर्न टिप के ऊपर बलूचिस्तान में जाएँ तो लसबेला वॉज द फर्स्ट स्टॉप, और उसके बाद अगला स्टॉप गवादर था। तो ये 4 हमने इनिशियली बलूचिस्तान में प्लान की। अब अगला हमने प्लान बलूचिस्तान में ये किया है कि हम सेंटर ऑफ द जो बलूचिस्तान है वो योब बनता है, कि जितनी ट्रैफिक कोयटा से गवादर या कराची को जाती है उसका स्टॉप ओवर योब में आता है। तो हम 5वीं अब योब में प्लान करेंगे। फिर हमने प्लान किया कि तफ्तान और चागी के बॉर्डर के ऊपर बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन जो ज़ायरीन जाते हैं उनके पास वहाँ पे ऐसी जगह नहीं है जो रहने के लिए, जहाँ खाना, तो हमने तफ्तान बॉर्डर भी अब प्लान किया। अभी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान के हवाले से बहुत सेंसिटिव है, खसूस और जनूबी बलूचिस्तान का पैकेज भी आया, तो रख्शान डिवीजन जो है जो हमारा सदर्न बेल्ट का सबसे पीक है और वहाँ बहुत सेंसिटिव भी है बिकॉज ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट की वजह से, तो उसमें अपन आगाह प्लान किया कि रख्शान डिवीजन के अंदर खारान में, नोशकी में और वाशूक में, इन 3 अजला में, और ऑब्वियसली तफ्तान बॉर्डर चागी में आता है, तो 4 अजला। तो ये बलूचिस्तान का डिसीजन हो गया। जब हम सिंध में गए तो हमने आइडेंटिफाई किया कि सिंध में जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो सबसे ज़्यादा कराची में आता है। इनफैक्ट कराची पाकिस्तान का वाहिद वो शहर है कि पूरे पाकिस्तान के लोग कराची काम के लिए आते हैं, और पनाह गाहों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वो कराची में थी। अब क्योंकि कराची में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, फेडरल गवर्नमेंट हमारी PTI की, और वहाँ सिंध गवर्नमेंट काम कर रही थी, तो हमने इनिशियली कराची शहर में पनाह गाहें पहली प्लान की। तो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस किया, तो हमें पता लगा जैसे औरंगी टाउन, कोरंगी टाउन, लियारी, सरजानी टाउन और सरहाब गोट, ये 5 अजला को हमने आइडेंटिफाई करके सबसे पहले यहाँ पनाहगाह बना दी हैं। परसों हमारी जो लियारी की है 5वीं पनाहगाह वो भी ऑपरेटिव हो जाएगी, जिसको इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इसी फरवरी में जाके किसी भी दिन इनॉग्रेट 5 की 5 कर देंगे। अब डिमांड और आ गई है कि कराची में 5 और बननी चाहिए, तो फिर हमने देखा बल्दिया टाउन एक बड़ा इंपॉर्टेंट था, किमाड़ी अच्छा था। फिर हमने हैदराबाद का भी अब सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि हैदराबाद सिंध, इंटीरियर सिंध से जितने लोग हैं वो हैदराबाद में भी आते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान का अपना KP और पंजाब 8 डिवीजन हैं इनके, 8 दोनों में 8 डिवीजन हेडक्वार्टर्स हैं। KP में 7 है, हमारे इसमें 9 डिवीजन हेडक्वार्टर हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि आप लाहौर को छोड़ के बाकी 8 डिवीजन में एक पनाहगाह बना दें, और KP गवर्नमेंट ने हमें कहा कि आप पेशावर में 2 बना दें और बाकी 6 डिवीजन हेड में एक, तो 8 ये भी बन गए। तो ये 40 पनाहगाहें हमने इंशाल्लाह 30 अप्रैल 2021 तक प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट दिया आपने मुकम्मल करनी है, और इनका स्टैंडर्ड वही होगा जो चक शहजाद तरलाई में है, वही आपको गवादर, लसबेला, चमन से लियारी और सरजानी टाउन में भी नजर आएगी। तफ्तान बॉर्डर के ज़ायरीन की आपने बात की, वहाँ बिल्कुल बुनियादी सहूलत
सहूलतें भी नहीं हैं, तो वहाँ पनाहगाह के अलावा ज़ायरीन के लिए कोई और भी सहूलियात आप कर रहे हैं वहाँ? देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हर वो शख्स जो किसी जगह पे जिसको रात को रिहाइश नहीं मिलती या खाना नहीं मिलता, चाहे वो किसी जंगल में क्यों ना हो, हम वहाँ पे बनाने के पागल। वैसे जो ज़ायरीन नॉर्मली जाते हैं ईरान को, तो वहाँ पे पाकिस्तान हाउस मौजूद है, लेकिन उसकी सहूलियत शायद इस तरह नहीं है जिस तरह हम पनाहगाह बनाएंगे। तो हमने DC से कहा कि हमें जगह दें, वहीं पे हम प्री फैब्रिकेटेड एक सेटअप बनाएंगे जहाँ पे एक शेल्टर होम भी होगा, जिसमें डाइनिंग रूम भी बनाया जाएगा, वॉशरूम भी होंगे, ताकि जितने ज़ायरीन वहाँ से ट्रैवल करें, कभी कभार क्योंकि ट्रेन लेट हो जाती हैं, वहाँ पे कस्टम की चेकिंग बाज़ औक़ात लेट हो जाती है या कंप्यूटर्स में एरर आ जाए, चाहे ईरानियन साइड से या हमारी साइड से, तो वहाँ पर लोगों को 12 से 22 घंटे इंतज़ार करना पड़ता। और अमूमन क्यों ज़ायरीन के साथ बच्चे भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, बच्चियाँ फैमिलीज़ होती हैं, तो तफ्तान में क्योंकि बुनियादी सहूलतें नहीं है, इसलिए पनाहगाह की डिमांड बहुत ज़्यादा है। एंड आई एम श्योर क्योंकि आजकल वैसे ज़ायरीन पर ईरान के बॉर्डर के ऊपर पाबंदी है, वीज़े इस वक्त बंद है, चाहे उम्रे के हों चाहे ज़ायरीन के हों, तो इसलिए हमने उसको थोड़ा स्लो डाउन कर लिया, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट वाकई बहुत ज़्यादा है। आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर का एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये भी था कि जितने बॉर्डर एरियाज़ हैं, जिसमें तोरखा भी शामिल है, जिसमें तफ्तान शामिल है, जिसमें सोस्त चाइनीज़ साइड पे शामिल है और वागा लाहौर में, इन चारों बॉर्डर रीजन्स के ऊपर एक एक पनाहगाह होनी चाहिए, ताकि हमारे जितने मुसाफरीन इंडिया, चाइना, ईरान या अफगानिस्तान, इन चारों मुल्कों में सफ़र कर रहे हो, अगर उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम हमारी एंड के ऊपर आए तो उनको बेसिक फैसिलिटीज़ कम से कम अवेलेबल ज़रूर हो। तो आपको आने वाले दिनों में इंशाल्लाह तफ्तान पे भी बेहतरीन मॉडल पनाहगाह नजर आएगी सर। अच्छा, माजी में ये बप्पी साहब ऐसे हुआ है कि किसी भी हुकूमत ने कोई इकदाम किया है तो आने वाली जो हुकूमत होती है वो उसमें तब्दीलियाँ कर देती है या वो प्रोजेक्ट ख़त्म कर देती है, तो ये जो आप पनाहगाहें बना रहे हैं इसका कोई मुस्तकिल हल भी है कि ताकि आने वाली जो गवर्नमेंट है वो इसको जारी रखे? एक तो दो चीज़ सर आपको समझा दूँ। हमने आपके पहले सवाल के जवाब ये है कि क्योंकि पनाहगाहें एक नया कॉन्सेप्ट है और हमारी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो हमने इसको एज ए लॉ की फेयर में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भेज दिया है ताकि असेंबली में पेश करके और इसका एक ऑर्डिनेंस लाया जाए, जिसमें ऑब्वियसली, और मुझे ये भी यकीन है कि जब ये ऑर्डिनेंस प्राइम मिनिस्टर लेके आएंगे, हमारी गवर्नमेंट लेके आएगी कौमी असेंबली में, तो शायद अपोजिशन भी इसके ऊपर इनकार नहीं कर सकेगी, क्योंकि भूखों को खाना खिलाने से कौन रोक सकता है, या जिसके पास छत ना हो उसको देने से आप कैसे इनकार कर सकते हैं। तो हम एक लॉ की शक्ल में पनाहगाह कॉन्सेप्ट शायद असेंबली में ले जाएंगे और इंशाल्लाह उसको भारी अकरीत से पास भी करवा लेंगे। ये तो एक ही हो गया। दूसरा ये कि अगर ये लॉ बन भी जाए और किसी भी तौर पर आप ये समझते हैं कि शायद 23 में हमारी अगर हुकूमत ना भी है, अगर ये सोच भी लिया जाए, तो क्या ये समझ सकते हैं कि एक शय की इतनी डिमांड हो सोसाइटी में कि 400 बंदे डेली खाना खा रहे हैं और 100 लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त हो, कोई गवर्नमेंट आके कितनी भी जालिम हो वो इन चीज़ों को कैसे बंद कर सकती है? ये तो पब्लिक डिमांड की चीज़ है। भूख के खाना खिलाना या गरीब को छत देने में कौन सी सियासत है? ये चीज़ें वो जो सियासत से बालातर है। मुझे आपका एक वाक़या याद आ गया। मैंने प्राइम मिनिस्टर से पूछा पहली मीटिंग में, मैं कि सर इसको ना हम इस तरीके से लेके चलते हैं, इसमें पॉलिटिकल एंगलिंग निकाल लेते हैं पनाहगाह में। पहली मीटिंग में पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने मुझे स्नब किया। उसने कहा ऑन पनाहगाह सियासत से बालातर है। सो जब आपका प्राइम मिनिस्टर इस लेवल पे सोच रहा हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि इस मट्टी में आना हर वो शख्स, वो जब भी आए, चाहे कोई 23 में आए या 28 में आए या 33 में आएगा, वो जितना भी जाबिर और जालिम हो, कम से कम पनाहगाह बंद करने वाले से मुझे नहीं सकता कोई इतना कोई बदनीयत हो सकता है या कमज़ोर होगा। ऐसा नहीं हो सकता सर। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो ऑन अब्बास बप्पी साहब से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बप्पी साहब, आप ये बताएं कि बैतुल माल नए कौन से मंसूबे शुरू कर रहा है, और ज़रा नाज़रीन को ये बताएं कि आने वाले दिनों में वो कौन से मंसूबे हैं जिनसे फ़ायदा आम आदमी उठा सकता है। तरीन साहब, मैं ना, मुझसे किसी ने पिछले दिन पूछा कि आप इस सीट पे बैठे हैं तो क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने कहा इंटरेस्ट का तो पता नहीं, एक तकलीफ दे बड़ा वज़न वाला काम है। एक ही लम्हे में एक शख्स आता है जो कहता है कि मुझे कैंसर का मैं मरीज़ हूँ तो मुझे इमदाद चाहिए। दूसरे लम्हे एक बेवा आती है कि मेरा बच्चा यतीम है, अपने यतीम खाने में ले लें। तीसरे बच्चे एक स्टूडेंट आ जाता है कि जी मुझे आप स्कॉलरशिप दे दें। चौथे लम्हे एक माजूर आता है कि मुझे व्हील चेयर दे दें। पाँचवें लम्हे एक और पेशेंट आ जाता है जो कहता है मैंने दिल का सो हमारी साइकोलॉजी डिफरेंट चेंज होती रहती है। मैंने यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा डिफरेंट वर्क स्टाइल किया। मैं पिछले दिन यहाँ बैठा तो शाहजैन बुगटी साहब तशरीफ लाए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप देरा बुगटी आए, तो मैंने आपको दिखाना है कि वहाँ पे ना, क्योंकि लैंड माइंस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 2004 में जब नवाब साहब का इंतकाल हुआ तो उसके बाद वहाँ पे लैंड माइंस BLA वगैरह ने लगा दी। उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट सिविलियन पॉपुलेशन हुई। तो आप आके देखें तो लोगों की आज़ा उड़ गए।
मैं देरा बूटी गया, यहाँ से 14 घंटे का सफ़र था। जब मैं पहुँचे पहली दफ़ा देरा बूटी, ज़िंदगी में सुना था बड़ी खौफनाक जगह, लेकिन वो इतनी खौफनाक नहीं थी। अगर कोई खौफ था तो वो इस चीज़ का नहीं था कि सिक्योरिटी, अगर कोई खौफ था तो ये था कि अल्लाह का वहाँ पे खौफ था। मैंने ज़िंदगी में इतनी गुर्बत कहीं नहीं देखी, ज़िंदगी में इतनी कसमा पुरसी किसी को नहीं देखी। और वो जो लोग वहाँ पे 400 लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे, उन लोगों की जब मैंने देखा कि ये वो लोग थे जो नॉर्मल सिविलियन से, एक बंदा बकरी चराने जा रहा था चश्मे के ऊपर, तो नीचे लैंड माइन, उसकी टांगें उड़ गई दोनों की दोनों। दो बहनें आपस स्कूल में पढ़ने जा रही थी, लैंड माइन में एक बच्ची शहीद हो गई और दूसरी की दोनों टांगें होंगी। तो वो सारे लाइन में बैठे थे। तो हमने उनका सर्वे किया। मैं यहाँ से पेशावर से पीपॉज की टीम लेके गया, हमने सर्वे किया उनकी टांगों के। लाने के बाद हमने उनको ऑर्डर प्लेस किया, पेमेंट की पेशावर में। वो टांगें बढ़ाने के बाद जो वो टांगें बन के एक ट्रक में लेके मैं दोबारा देरा बूटी गया 14 घंटे का सफ़र करके। जब वहाँ जाके उनको टांगें लगवाई तो हमने एक वॉक ऑफ करेज करवाई। वॉक ऑफ करेज थी कि हार्डली को 100 मीटर के फासले पे उस गेट से लेके इस गेट तक उनको वॉक करनी थी, ताकि चेक करेंगे उनकी लिम्ब सही होगी। यकीन करें वो एक बंदा ना इतनी स्पीड से दौड़ा ना, मैं क्या तुम्हें हुआ क्या? कहते हैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने अपने आप में आज़ादी देखी है, वरना मैं अपनी चारपाई पे बैठ के उस वॉशरूम तक जाने तक मुझे जितनी तकलीफ़ है उसका अंदाज़ा या मेरा रब कर सकता है या वो मैं खुद कर सकता हूँ। और दूसरा एक बंदा फिर रहा था, मैंने उससे ना वो जान के ना थोड़ा टांग ऊपर उठा रहा था। मैं क्या तुम्हें क्या हुआ? कहता है मैंने बचपन से अपना ख्वाब देखा था कि जब मेरी टांग लग जाएगी मैं ट्रक चलाऊँगा। आज मुझे लगता है कि अब मैं इस काबिल हूँ, मैं अपना ट्रक चला सकूँगा। इस तरह बेशुमार छोटी छोटी कहानियाँ थी। तो उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि हमें आर्टिफिशियल लिम्ब्स में जाना चाहिए। मैं अभी आज से 3 दिन पहले CM KP के पास मिलने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे KPK के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिनको वॉर ट्रॉडन एरिया से, जब वॉर एंड टेरर की वजह से लोगों की अज़ाएं उड़ चुकी हैं, जिसमें नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, साउथ वज़ीरिस्तान है, बाजोड़ एजेंसी है और सवात की तहसील मट्टा है। तो आप क्या तुम इसमें आर्टिफिशियल लिम्ब्स में हमें इमदाद कर सकते हो? मैंने फ़ौरी तौर पर फैसला किया कि पाकिस्तान बैतुल मुक़ावल में इसको आगे जाना चाहिए। हमने ये प्लान किया और मैंने फिर कोर कमांडर कोयटा, कोर कमांडर पेशावर को और चीफ सेक्रेटरी KPK को रिक्वेस्ट की कि आप हमें लिस्ट प्रोवाइड करें कि बलूचिस्तान और KPK में इस वॉर एंड टेरर की वजह से जिन लोगों की टांगें उड़ गई हैं उनके मसनूई अज़ा पाकिस्तान बैतुल माल लगवाएगा। और 5000 लोगों का टारगेट इस साल हमने प्लान किया है कि उनकी मसनूई अज़ा लगा के देंगे। ऑब्वियसली इसके पास फ़ंड मेरे पास नहीं थे, मैंने डोनर्स के बाद जाना शुरू कर दिया। यकीन जानिए इसी एक हफ़्ते में ऑलरेडी 3000 लोगों की मसनूई अज़ा के लिए डोनर्स मेरे पास आ चुके हैं। इतनी ज़बरदस्त किस्म की फिलैंथ्रोपिक अरेंजमेंट लोगों ने किया है कि मैं सोच नहीं सकता। ये एक प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट है कॉकलियर इम्प्लांट। आपको जैसे पता हो कि कुछ ऐसी पॉपुलेशन पाकिस्तान में उसकी तादाद 2 से 3% है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनके कान के पीछे जो एक रग है वो प्रेस हो जाती है, उस वजह से वो सुन नहीं पाते, और सुन ना पाएँ तो फिर बोल नहीं पाते और सारी उम्र फिर वो गूंगे और बहरे की कैटेगरी में चले जाते हैं। एक आला ईजाद किया था ऑस्ट्रिया ने, उसको कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं। उसकी आज की जो प्राइस है वो तकरीबन $10,000 है, तो क्या 15 से 16 लाख रुपए बनती है। तो आज से कोई 1.5 साल पहले अली मोहम्मद खान साहब ने एक केस भेजा मुझे मिनिस्टर साहब ने कि ये बच्चा है और इसके आला लगा। मैं समझा शायद हेयरिंग एड का आला होगा जो 40,000 का आता है। उसने कहा इनको कॉकलियर इम्प्लांट लगेगा। तो इससे पहले ये प्रोजेक्ट प्रीवियस गवर्नमेंट में शायद 10-20 लोगों को पहले लग चुका था, लेकिन महंगा होने ख़त्म कर दिया। उस दिन हमने फैसला किया इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलना। हमने एक फिर ऐप डेवलप की कि अगर आपके घर में बच्चा है जिसको कॉकलियर इम्प्लांट का आला चाहिए, वो उस एप्लीकेशन पर ऑनलाइन अप्लाई करे, उसको नंबर अलॉट होगा। फिर हमने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल आइडेंटिफाई किए जो इसकी सर्जरी करते थे और उनको कहा कि हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे जो कि बैतुल माल देगा। ऊपर का 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख है वो अस्पताल अपने CSR बजट में से देगा। इसमें फिर हॉस्पिटल बहुत सारे पैनल पे आ गए और फिर हमने बच्चों की एप्लीकेशन ली। आपको जान के खुशी होगी कि टोटल एप्लीकेशन जो मैंने ली वो 1575 थी। मुझे सिस्टम को लॉक करना पड़ गया क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास हो नहीं सकता था। इस वक्त तक तकरीबन 100 से ज़्यादा ऑपरेशन हम करवा चुके हैं। 100 ऑपरेशन का मतलब 100 बच्चे जो बड़े होकर अब बोल रहे हैं और सुनना शुरू कर देंगे और फिर बोलना शुरू कर देंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हमारे गवर्नमेंट के अख्ताम तक 2023 तक ये 1500 के 1500 बच्चे हम ऑपरेशन मुकम्मल करवा देंगे, जिस पर तकरीबन 1.5 अरब के करीब खर्च आएगा। और मज़े की बात है कि बहुत सारी डोनेशंस जो है ना वो कॉकलियर में भी आना शुरू हो गई हैं। तो ये दूसरा प्रोजेक्ट है। और तीसरा ये प्रोजेक्ट है कि हम डिफरेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में डिफरेंट फर्म्स के साथ काम करते हैं जो कि पहले हम इग्नोर कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप पब्लिक फंड्स को कम से कम इस्तेमाल करें और प्राइवेट डोनर्स को लेके आएँ। तो जितनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी इस्लामाबाद में उनसे कॉन्टैक्ट किया और उनके साथ डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम लिए
कि अब रमज़ान में पाकिस्तान बैतुल माल वाहिद वो इदारा है जिनको डोनेशंस के थ्रू हम सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो बलूचिस्तान नहीं जा सकती हम उन्हें कहते हैं हमारे ऑफिस इस्तेमाल करें, जो KPK में नहीं जाते उन्हें हमारे ऑफिस हमारे स्टाफ को इस्तेमाल करें। 2019 के रमज़ान में सऊदीज़ ने कुछ 60,000 के करीब राशन बैग तकसीम करने थे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर, सिर्फ 2 इन एरियाज़ में। पाकिस्तान बैतुल माल ने 1-1.5 महीने में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट किया, सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि आप जितनी NGOs को या फॉरेन डोनर्स को फैसिलिटेट करेंगे वो उतने ज़्यादा फंड्स लेके आएंगे, सर्विसेज लेके आएंगे। एट द एंड ऑफ द डे उसका बेनिफिशरी तो पाकिस्तानी है। AJK में बैठने वाला या GB में बैठा एक पाकिस्तानी जिसको एक राशन का डब्बा किसी सऊदी से मिल जाए और मेरा रोल सिर्फ फैसिलिटेशन का हो तो मुझे रोल प्ले करने में क्या इशू है। सो पाकिस्तान बैतुल माल ने तमाम जितने इंटरनेशनल डोनर्स हैं उनके साथ MOU साइन किए कि आप अपने सर्विसेज लें, हमसे सर्विसेज लें और अपनी चीज़ें यहाँ पे लें, हम एग्जीक्यूशन में आपको फुल सपोर्ट करें। चाहे आर्टिफिशियल लिम्स में कोई करना चाह रहा है, चाहे वो कोई पनाह गाँव में हमें सपोर्ट करना चाह रहा है, चाहे वो इस तरह के राशन बैग तकसीम करना चाह रहा है, तो हमने अपने दरवाजे खोल दिए और डोनर्स अब इस तरह फ्लड कर रहे हैं कि कल मैंने कतरी और सऊदीज़ दोनों से, जो हमारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है किंग सलमान और कतर चैरिटी से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि आप कम से कम इस साल के लिए हमें आप दें, हम आपके साथ बलूचिस्तान और KP में काम करना चाहते हैं। तो ये भी एक नया इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया। अच्छा, आप ये बताएं, आपके जो यतीम खाने हैं वहाँ एक यतीम बच्ची या बच्चा किस तरह एडमिशन ले सकता है, उसका तरीकाकार क्या है? अच्छा, मैं बच्ची के हवाले से तो माजरत के साथ मैं थोड़ा सा कि हम बच्चियों को नहीं रखते यतीम खानों में, क्योंकि जिस तरह की सेंसस ऑफ सोसाइटी है और क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी गवर्नमेंट में बैठ के आप इस तरह का प्लान लॉन्च करें, अगर मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ और बच्ची को यतीम खाने में ले लिया जाए योब के अंदर या उसको ले लिया जाए सकरदू में, तो अल्लाह माफ़ करे ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जिसको शायद मेरे कंट्रोल से बाहर हो। तो बिला वजह एक तो यतीम उससे बच्ची, मैं इस तरह का थोड़ा सा ना इनसे खौफ आ गया, तो हमने सिर्फ बच्चों को अभी तक अपने यतीम खानों में लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का ये है कि जो 53 के 53 हमारे यतीम खाने हैं, उन हर यतीम खाने में जगह तकरीबन 10 से 12 बच्चों की हर वक्त खाली होती है, क्योंकि ड्रॉप आउट रेशो भी होती है। तो आप अपने करीबी यतीम खाने में जाके सिंपल एक दरख्वास्त दें और वहाँ पे वो बच्चा आपका 4 से 6 साल का अगर बच्चा है और उसका वालिद का डेथ सर्टिफिकेट उसके साथ हो, गार्डियन लाजमी होना चाहिए, चाहे वो माँ हो, चाहे वो मामू हो, चाहे उसका चाचा हो, वो आगे जमा करवा दे। हम उसको प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन लेके जाएंगे, हम उसको जो खाना देंगे वो इतना बेहतरीन खाना जो आपके बच्चे घरों पे खाते हैं, इवन के रात के जो उसके डाइनिंग के जो स्लीपिंग सूट्स होते हैं वो भी सिलवा के दिएंगे। रात को बच्चे स्लीपिंग सूट में सोते हैं, उनकी कुरान की क्लासेस होती हैं, उनको ट्यूटर पढ़ाने के लिए आता है। सैटरडे संडे को अपने घर से बाहर, जो हमारा दारुल एहसास है उससे बाहर घूमने के लिए जाते हैं, उनको वहाँ पे जो इंग्लिश का क्लासेस है वो दी जाती है, थोड़ा सा इंग्लिश स्पोकन की क्लास दी जा सके, और उनको 21 साल की उम्र तक हम अपने पास रखते हैं। मैट्रिक करने के बाद उनको फिर कैडेट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में हम दाखिले के लिए उनकी फ़ीस भरना शुरू कर देते हैं और 21 साल की उम्र उसके बाद बच्चे को ना सोसाइटी में भेज दिया जाता है। अच्छा, ये बताएं कि किसी बच्चे का वालिदैन और वालदा भी ना हो और वालिद भी ना हो, जैसे मुख्तलिफ हादसा हुए हैं, धमाके हुए हैं, तो उस बच्चे के पास अगर कोई ना हो, उसका वली वारिस, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एक्चुअली ये इशू बहुत ज़्यादा, कराची में हमने ये प्रॉब्लम शुरू किया था कि अगर वालिद वालदा ना हो, उसमें गार्डियन होना इंपॉर्टेंट है। गार्डियन कोई भी हो सकता है, लेकिन गार्डियन का सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है कि आप मामू, चाचा, कोई ब्लड रिलेटिव, और गार्डियन सर्टिफिकेट नॉर्मल असिस्टेंट कमिश्नर या मजिस्ट्रेट इशू कर देता है। अगर ये चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए तो फॉर 2 मिनट के लिए आप खुद सोचिए कि किसी बच्चे को कोई शख्स आके जमा करा के आप ले जाएं, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है कि जब छुट्टी होगी तो बच्चा किसके घर जाएगा। हम सारी उसको पूरे साल नहीं रखते, ईद पे उसने अपनी वालदा के पास जाना होता है। हमें कई जगहों पे ऐसे एरियाज़ आते हैं जब वो 2 या 4 दिन की दारुल एहसास बंद होता है, तो किसी ना किसी घर उसने जाना है, कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चे को किसको कॉन्टैक्ट करेंगे। सो इतने इशूज़ होते हैं कि उसमें हमें गार्डियन का इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की आपने बात की, इन बच्चों का हमने इस्लामाबाद में भी एक दफ़ा शुरू किया था, लेकिन कोई तकरीबन 1.5-2 माह के बाद वो नॉर्मली बच्चे यहाँ से दौड़ गए थे। हमने सड़कों से बच्चे पकड़े थे जिनको स्ट्रीट किड्स कहते हैं, उनको पकड़ के यहाँ पे लाए थे, लेकिन वो 1.5-2 माह बाद बच्चे दौड़ गए और फिर दोबारा किसी फ़कीरों के हाथ चढ़ गए या बैगरी पे लगे। लेकिन वो क्योंकि पीछे गार्डियन नहीं था, किसी से कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, हमें ना उसके पीछे बैकग्राउंड का चेक किया हुआ था, तो बच्चा दौड़ के कहीं चला गया, तो उसका बैकग्राउंड चेक ना किए बगैर उसको दाखिल करना थोड़ा सा ना सिस्टमैटिकली ख़तरनाक हो जाता है हमारे लिए। बप्पी साहब, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चियों का बड़ा मसाइल होते हैं, यूप है, हमारा जनूबी पंजाब है, यहाँ महरूमी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या कोई मुस्तकबिल में आपके पास प्लान है कि बच्चियों के लिए भी कोई ऐसे यतीम खाने बनाए जाए? पाकिस्तान बैतुल माल एक दस्तकारी सेंटर चलाता है। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में 160 के करीब दस्तकारी सेंटर्स हैं, जिसको हम वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर कहते हैं। ये वो दस्तकारी सेंटर हैं जहाँ छोटी बच्चियों से लेके बड़ी बच्चियाँ तक दस्तकारी की वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हमारे इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। इस वक्त 11,600 बच्चियाँ हमारे पास रजिस्टर्ड हैं पूरे पाकिस्तान में, और वही बात कि सकरदू से लेके गवादर तक हर जगह हमारा एक दारुल अपना वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर मौजूद है। इन तमाम सेंटर्स में 120 बच्चियाँ हमारे पास आती हैं डेली, जिनको ना सिर्फ हम कंप्यूटर की क्लासेस देते हैं, वहाँ
वहाँ पे निटिंग और डाइंग की क्लासेस, उनको सिलाई कढ़ाई की क्लासेस की जाती है, उनको कुरान की क्लासेस दी जाती हैं। और अब तो हमने उसके ये काम और कर दिया कि उसको एक सर्टिफिकेट जो है ना 6 महीने बाद उसका जो कोर्स है उसका सर्टिफिकेट देते हैं, जो कि नेशनल टेक्निकल बोर्ड उसको सर्टिफाई करेगा। डेली क्लास अटेंड करने पर 50 रुपए का उसको वजीफ़ा दिया जाता है वो स्टाइपेंड में। और जो पहली 3 बच्चियाँ पहली दफ़ा क्लास में आती हैं उनको एक सिलाई मशीन और एक टैबलेट, अगर कंप्यूटर की क्लास अटेंड की है तो एक लैपटॉप, सॉरी टैबलेट नहीं लैपटॉप, और अगर उसने हमारी सिलाई कढ़ाई की क्लास अटेंड की है तो उसको एक सिलाई मशीन वो भी तोहफे में दी जाती है, और साथ एक कुरान पाक का तोहफा भी साथ दिया जाता है। तो बच्चियों के लिए हमने ये वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स खोले हैं, और जिसका दायराकारी है कि इसमें 2021 में हम 26 नए ये वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स जो है ना वो एक्सपैंड करके बनाने जा रहे हैं, जिसमें मेजॉरिटी हम गिलगित और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी बनाएंगे ताकि हमारा फुटप्रिंट इन एरियाज़ में भी बढ़ सके। साबिक़ा हुकूमतों में शादी के लिए बच्चियों को मशीनें वगैरह भी दी जाती थी, वो मंसूबे हैं या बंद कर दिए? एक बात बताऊँ सर, यकीन करें, पैसा बांटना हो या सिलाई मशीनें बांटना हो, वो एक ऐसा काम है जिसकी कोई एंड नहीं है। आप जिसको दिल करे सिलाई मशीन दे दें, जिसको दिल करे 10,000 20,000 दे रहे। हमने इस काम को थोड़ा डिस्करेज किया है। मैंने आने के बाद कभी भी सिलाई मशीन परचेज़ नहीं की यहाँ पे। हमने अपने दस्तकारी सेंटर ज़रूर बनाए कि आप ट्रेनिंग दें, हुनर दें, ताकि हुनर सीखने के बाद बच्चियाँ अपने पाँव पे खड़े हैं। बिला वजह सिर्फ सिलाई मशीन रख ली जाए तो ये बताएं उसका फिर फार्मूला क्या होगा, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में थोड़ा पोलिटिसाइज्ड होता था। तो जिस MNA ने दरख्वास्त कर दी सिलाई मशीन के लिए, उसकी 100 की लिस्ट आ गई कि ये 100 बीबियों को दरख्वास्त अपने हल्के में 100 बांट दिए, उसको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसी तरह ये जो जहेज़ फंड है इसको भी हम मिनिमाइज़ कर दिया है, क्योंकि जो एहसास हमारा कफालत का प्रोग्राम चल रहा है वो ऑलरेडी 70 लाख जो ख़वातीन है उनको ऑलरेडी केटर फॉर कर रहा है। इस साल जब जून में हमारा नया सर्वे आ रहा है तो इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ तक चली जाएगी। 22 करोड़ लोगों में से अगर 1 करोड़ लोगों को महीने में 2,000 रुपये महीना उसके घर जा रहा हो, तो क्या आप समझते हैं कि हमें जहेज़ फंड और ऐसे माली मामलत के फंड और शुरू करने चाहिए जो कि पोलिटिसाइज हो सकते हैं? इनको कौन आके करेगा? एट द एंड फिर वही मिनिस्टर्स MNA आ जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी गवर्नमेंट में कम से कम मिनिस्टर्स MNA जो है ना वो इस तरह का प्रेशर बिल्ट ही नहीं करते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद जो है ना इस चीज़ के खिलाफ है। अच्छा ये बताएं, कोई आम आदमी जो है बदीन से या डेरा गाजी खान, राजनपुर या और बलोचिस्तान के दूर दराज इलाके से आपके पास आना चाहता हो, आपको मिलना चाहता हो, तो उसका क्या तरीकाकार है? आपसे कैसे मुलाकात हो सकती है आम आदमी की? मुझसे मुलाकात? जी आपसे। अच्छा सर, ये सवाल सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है। मतलब नॉर्मली मुलाकात के लिए वैसे मेरा तो व्हाट्सएप चल रहा था, एक ऑफिशियल नंबर है जिस पे तमाम लोग मैसेजेस करते हैं, मैं उसको पढ़ता रहता हूँ। ये सबसे आसान कांटेक्ट है। फिज़िकली किसी आवाम से इस तरह यहाँ मिलना, क्योंकि मैं कोई मुगलिया तर्ज हुकूमत में तो नहीं हूँ सर जहाँ दरबार लगा हूँ, जहाँ लोग हाजिर हों। अदरवाइज़ लोगों को मिलने में तो बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। हाँ, आपके किसी स्टाफ के खिलाफ कंप्लेंट है, आपकी कोई वैलिड इशू है जो कि सेटल डाउन नहीं हो रहा, तो लोग नॉर्मली मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करते हैं। और दुनिया में सबसे बेहतरीन तरीका किसी को मिलने का वही है। और नॉर्मली मैं कोशिश करता हूं कि रिप्लाई अगर ना भी कर सको मैं थम्स अप ज़रूर कर देता हूं, और उसका जो इशू होता है, जो कंसर्न अथॉरिटी है, जिस डायरेक्टर से रिलेट है, जिस डिपार्टमेंट से रिलेट है, मैं उसको फॉरवर्ड कर देता हूं। तो फिज़िकली शायद मुलाकात तो इतना ईजी काम ना हो किसी के लिए कि मुलाकात का टाइम लेके आ जाओ या मैं टाइम मुकर्रर कर दूं, लेकिन यह है कि मैं नॉर्मली व्हाट्सएप पे, और मेरा नंबर ऑफिशियली जो है वो तकरीबन तमाम, लेकिन इससे जो सबसे बेहतर है वो हमारा एक हेल्पलाइन का नंबर है जो कि नॉर्मली यहाँ पे एक्टिव होता है, और तमाम लोग उसको कॉन्टैक्ट करके अपनी शिकायत वहाँ दर्ज कराते हैं, जो कि ज़्यादा बेहतरीन तरीका है। बहुत शुक्रिया ओन अब्बास बप्पी साहब। नाज़रीन, आपने MD बैतुल माल जनाब ओन अब्बास बप्पी साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, जो नए मंसूबे आ रहे हैं वो बताया, और ये बताया कि बैतुल माल किस तरह काम करता है, पनाहगाहें किस तरह चलाई जा रही हैं। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।